जहां नरेंद्र मोदी है वहां चैलेंज है, और जहां चैलेंज है वहां नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के काम का यही तरीका है बॉस। ये बात वो खुद कह चुके हैं कि चुनौती को चुनौती देना उनके डीएनए में है। आज सुबह ही नरेंद्र मोदी विदेश से लौटे हैं। पहले वो रूस गए थे, फिर वहां से सीधे यूरोप गए। जो रूस का दुश्मन है उस बड़े जियोपॉलिटिकल चैलेंज को भी निपटाकर नरेंद्र मोदी लौट आए। लेकिन वापस लौटते ही उनके सामने देश के वो चैलेंज खड़े हैं जिन्हें लेकर मोदी विरोधी ये माहौल बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो अब फंसने वाले हैं, अब आएगा मजा, तब फंसने वाले हैं, अब फंसने वाले हैं वाला हिसाब चल रहा है। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब गिरी तब गिरी वाला हिसाब है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगस्त तक सरकार ही गिर जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने ऐसे नैरेटिव नहीं चलते हैं, और ना ही नरेंद्र मोदी ऐसे किसी चैलेंज का सामना करने से डरते हैं। क्योंकि आप देखिए, 1 महीने पहले ही नरेंद्र मोदी के सामने ऐसे ऐसे चैलेंज थे कि सब कह रहे थे कि असली टेस्ट तो अब होने वाला है। कई लोग कह रहे थे कि उन्हें तो गठबंधन की सरकार चलाने का कोई अनुभव ही नहीं है, अब मजा आएगा, अब पता चलेगा चैलेंज क्या होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए जितने भी डर या आशंकाएं जताई गई थी, उन्होंने सारे चैलेंज कैसे फेल किए एक बार याद कीजिए, फिर आगे की बात बताऊंगा। जैसे पहला चैलेंज यह था कि गठबंधन की सरकार को स्मूथली चलाना है, आराम से, कोर टीम से समझौता ना करना, सहयोगियों को भी जगह देना। यह चैलेंज नरेंद्र मोदी ने आराम से क्लियर कर दिया। फिर दूसरा चैलेंज खड़ा हुआ कि मंत्री पद का बंटवारा कैसे करेंगे, इसको यह चाहिए होगा, उसको वो चाहिए होगा। मंत्रालयों के बंटवारे का चैलेंज आया तो उसको भी नरेंद्र मोदी ने आसानी से हैंडल किया। फिर तीसरा चैलेंज आया संसद का, जहां विपक्ष की ताकत बढ़ चुकी है, फिर भी विपक्ष के दबाव में ना आना, संसद में इस टेस्ट को भी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर लिया। फिर आया चौथा चैलेंज संसद में स्पीकर के पद को लेकर। इस चैलेंज में भी नरेंद्र मोदी की जीत हुई। पांचवां और सबसे बड़ा चैलेंज उस नैरेटिव को तोड़ना था कि नरेंद्र मोदी अब कमजोर पड़ गए, कम सीटों के साथ वो दबाव में काम करेंगे। लेकिन संसद के अंदर और बाहर नरेंद्र मोदी ने अपने तेवर से यह दिखा दिया कि लगातार तीसरी जीत मिलना बहुत बड़ी बात है, और वो पहले की तरह ही काम कर रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बाद सारे चैलेंज निपटा दिए। लेकिन जिंदगी है बॉस, पॉलिटिक्स है बॉस, चैलेंज रुकता है। अब फिर नए चैलेंज उनके सामने आकर खड़े हो रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी बजट को लेकर है, जो 23 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। यह मोदी सरकार के 3rd टर्म का पहला बजट है। दूसरा चैलेंज विपक्ष की राजनीति को लेकर है। संसद में इंडी गठबंधन, पेपर लीक, मणिपुर, अग्निवीर जैसे मुद्दों को फिर से उठाकर घेरने की तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि वो इस बार संसद में पूरी ताकत से मणिपुर और जम्मू कश्मीर की आतंकी घटनाओं का मुद्दा उठाएंगे। तीसरा चैलेंज बड़े फैसलों को लेकर है। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने लगातार कहा था कि तीसरा टर्म बड़े फैसलों का होगा, और बड़े फैसलों का रास्ता संसद से होकर ही गुजरता है। दूसरा टर्म संभालते ही नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को हटाने का बड़ा फैसला किया था। लेकिन क्या तीसरे टर्म में गठबंधन की सरकार में बड़े फैसलों के लिए तैयारी हो चुकी है क्या? यह पता चल जाएगा जल्दी। चौथा चैलेंज गठबंधन के साथियों की विश लिस्ट पर है, जिसमें आर्थिक पैकेज से लेकर विशेष राज्य का दर्जा देने और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे शामिल हैं। पांचवां चैलेंज किसान आंदोलन को लेकर है। एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों ने फिर से आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। छठा चैलेंज जम्मू को टारगेट कर रहे आतंकियों से निपटना और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर विपक्ष की राजनीति को जवाब देने का है। एक और चैलेंज इसी साल हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव और यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर है, जिसे जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। यानी नरेंद्र मोदी के पहले बड़े चैलेंज की बात करें तो उससे निपटने की तैयारी नरेंद्र मोदी कर भी रहे। आज सुबह वो ऑस्ट्रिया के दौरे से लौटे, और दोपहर तक खबर यह आई कि प्रधानमंत्री ने बजट की तैयारियों को लेकर बैठक शुरू कर दी। भाई वो तो पहले भी दिखा है कि इधर आए उधर काम में लगे, ये उनका हिसाब रहता है। तो आए उधर ऑस्ट्रिया से, इधर मीटिंग शुरू कर दी। बैठक में बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट थे, अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट रहे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, प्लानिंग मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह, चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन भी थे। बैठक में नरेंद्र मोदी ने देश के बजट पर दिग्गज अर्थशास्त्रियों से उनकी राय जानी। ये बताइए बॉस, आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए देश की अर्थव्यवस्था में? जो सुझाव इन लोगों ने दिए उसको बहुत ध्यान से सुने। फिर नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले ही सरकार के 100 दिन का प्लान भी बनाया हुआ था। बजट में उस प्लान की झलक भी दिखेगी। साथ ही भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उसका रोड मैप भी बजट में दिखेगा। मोदी सरकार के सामने यह चैलेंज रहेगा कि वो बजट में रिफॉर्म की ओर आगे बढ़ती है या पॉपुलिस्ट एजेंडे वाला बजट पेश करती है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल भी बजट में अपने अपने राज्य के लिए आर्थिक पैकेज की आस लगाए बैठे हैं।
अगर उन राज्यों पर मोदी सरकार पैकेज देती है तो फिर दूसरे राज्य कहेंगे कि हमारा सर, हमारा क्या होगा, हमको भी दीजिए। तो नरेंद्र मोदी के लिए कुछ चैलेंजेस तो दिख रहे हैं सामने। जहां तक आर्थिक मोर्चे पर सहयोगियों को साधने का चैलेंज है, तो उस पर नरेंद्र मोदी पहले ही काम कर रहे हैं और रिजल्ट भी दिख रहा है। मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ के निवेश से तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब स्थापित करने की चंद्रबाबू नायडू की मांग को मंजूर कर दिया। बुधवार को चंद्रबाबू नायडू ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों से मुलाकात की और यह रिफाइनरी स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई। 5 दिन पहले ही चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई थी। मुलाकात के 5 दिन बाद ही आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी भी आ गई, यानी नायडू की डिमांड तो पूरी हो गई। इसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार की पुरानी डिमांड रही है कि भैया बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि अब जेडीयू ये कह रही है कि अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं भी दिया जाता तो कोई पैकेज ही दे दीजिए। बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज की डिमांड के पीछे लॉजिक यह दिया जाता है कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। बिहार के पास ना कोई खदान है, ना समुद्री तट है। पहले बिहार झारखंड साथ थे, झारखंड में पूरी प्राकृतिक संपदा थी, अब वो उधर चला गया। कुछ राज्यों में सोने या हीरे की खदानें हैं, कुछ के पास लंबा समुद्री तट है, लेकिन बिहार का ऐसा कोई भौगोलिक लाभ तो बिहार को मिलता नहीं है। इसलिए बिहार जैसे राज्य को अलग से मदद दी जानी चाहिए, फिर चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर विशेष पैकेज हो। ये बात बहुत दिन से उठ रही है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलने से होगा क्या। आप सुनते हैं कि स्पेशल स्टेटस दे दीजिए, लेकिन होगा क्या अगर मिल गया तो? देखिए, जिन राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है उन्हें एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स में छूट मिलती है। यानी अन्य राज्यों की तुलना में टैक्स और ड्यूटी कलेक्शन का हिस्सा केंद्र को कम देना पड़ता है। केंद्र सरकार के बजट में 30% रकम विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों पर भी खर्च होती है। जिस राज्य को स्पेशल स्टेटस मिलता है, अगर वो राज्य किसी वित्त वर्ष में अपना बजट पूरा खर्च नहीं कर पाती है तो बाकी रकम उसे अगले साल फिर से दे दी जाती है, जबकि बाकी राज्यों के साथ ऐसा नहीं होता। इसी तरह स्पेशल स्टेटस वाले राज्यों को केंद्र सरकार जो सहायता राशि देती है उसमें 90% रकम अनुदान के तौर पर दी जाती है और सिर्फ 10% रकम लोन के तौर पर दी जाती है और उस पर भी कोई ब्याज नहीं लगता। जबकि दूसरे राज्यों को सिर्फ 30% रकम अनुदान के तौर पर मिलती है और 70% रकम लोन के तौर पर मिलती है। तो बिहार को अगर स्पेशल स्टेटस मिला तो उसको टैक्स केंद्र को कम देना होगा, अनुदान राशि ज्यादा मिल जाएगी, लोन जो मिलेगा उस पर किस्त नहीं चुकानी होगी और दूसरे कुछ फायदे होंगे। अब तक 11 राज्य ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल चुका है। यह दर्जा किस पैमाने पर मिलता है वो भी सुन लीजिए। जैसे संसाधनों की कमी, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होना, राज्य की कमाई में कमी होना, पहाड़ी इलाका, दुर्गम क्षेत्र और कम जनसंख्या, बॉर्डर स्टेट भी एक पैमाना होता है। अब बिहार के मामले में नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, क्या होगा ये तो अभी नहीं पता, वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने अभी कोई बहुत बड़ा संकट बिहार को लेकर खड़ा नहीं होने वाला, ये मान के चलिए। क्योंकि भाई एक तरफ तो चंद्रबाबू नायडू सेट है, तो नीतीश कुमार अलग से कुछ करेंगे ये तो लगता नहीं। और ऐसे में वो पहले ही कह चुके हैं कि भाई स्पेशल स्टेटस नहीं तो स्पेशल पैकेज दीजिए, तो देखिए अभी क्या होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने दूसरा चैलेंज अगले संसद सत्र में विपक्ष की नई रणनीति से निपटने का भी है। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाला है। लालू यादव पहले ही कहकर इंडी गठबंधन को बूस्ट कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार तो अगस्त में गिर जाएगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी हाथरस से लेकर मणिपुर तक का दौरा करके आ गए। वो अगले सत्र में और जोश दिखाएंगे कि मैं तो घूम के आया हूं, बिना गए इतना हंगामा कर रहे थे तो अब तो होके आए तो दिखाना ना है कि हम होके आए, हमको सब पता है। राहुल गांधी ने इसका ऐलान भी कर दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद वो तीसरी बार वहां गए। मणिपुर में कोई सुधार नहीं हुआ, राज्य 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। प्रधानमंत्री को मणिपुर जाकर लोगों की तकलीफ सुननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन मणिपुर में शांति की जरूरत को संसद में पूरी शक्ति के साथ उठाकर सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का दबाव बनाएगी। राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें मणिपुर के हालात अब भी न बदलने का दावा किया। राहुल गांधी का यह वीडियो भी देख लीजिए। फिर आपको बताता हूं कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को घेरने का क्या सीक्रेट प्लान बनाए बैठी है। 1 साल पहले आया था, और अब आया हूं, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। हमने आपकी बात सबसे पहले
हम यहाँ आए, हमने आपकी बात उठाई, एक बार नहीं 2-3 बार हमने पार्लियामेंट में बोला, इन्होंने बोला, सब एमपीज ने बोला, कांग्रेस पार्टी के हम सारे के सारे नेताओं ने पार्लियामेंट में मणिपुर की बात उठाई और हम दबाव डाल सकते हैं और हम पूरा दबाव डालेंगे। राहुल गांधी मणिपुर की बात करते हैं, लेकिन उनकी ये बातें तब खोखली साबित हो जाती है जब ये पूछा जाता है कि राहुल गांधी सिर्फ हाथरस या मणिपुर की बात क्यों करते हैं, तमिलनाडु और बंगाल की बात क्यों नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि ऐसी ही राजनीति से नरेंद्र मोदी को घेरा जा सकता है और वो आजकल यही कर रहे हैं। हाथरस और मणिपुर का दौरा करने के बाद कल राहुल गांधी विदेश भी चले गए। वो विदेश में कहां गए हैं ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो 13 जुलाई को लौटने वाले हैं। राहुल गांधी को यही लग रहा है जैसे लोकसभा चुनाव में संविधान, आरक्षण और अग्निवीर का मुद्दा उठाकर आधी अधूरी भ्रम वाली बातें फैलाकर वोट मिल गए, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी हो जाएगा। इसलिए सूत्रों के हवाले से खबर यह आई है कि कांग्रेस ने इसी साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां अलग अलग मुद्दे उठाने का प्लान भी बना लिया है। जैसे महाराष्ट्र में ये लोग प्लानिंग करके बैठे हैं कि संविधान, आरक्षण, किसानों की आत्महत्या, पेपर लीक, बेरोजगारी जैसा मुद्दा बनाएंगे। हरियाणा में संविधान, अग्निवीर, बेरोजगारी, महिला पहलवानों का धरना, किसान आंदोलन को मुद्दा बनाना है। झारखंड में इनका प्लान है कि संविधान, आदिवासी सुरक्षा, जल जंगल जमीन का मुद्दा और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, ये सारे मुद्दे होंगे। 3 राज्यों में चुनावी रणनीति को लेकर कांग्रेस ने पिछले दिनों कम्युनिकेशन विभाग की बैठक भी बुलाई थी। बैठक में सभी राज्यों के प्रभारी, महासचिव, अध्यक्ष, कम्युनिकेशन प्रमुख को बुलाया गया था। कांग्रेस संगठन महासचिव ने सभी राज्यों को कहा है कि वो इन मुद्दों पर अपने अपने राज्य में उठाए, सोशल मीडिया पर भी माहौल बनाए। इस साल जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है वो नरेंद्र मोदी के लिए भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये चुनाव अगर बीजेपी ने जीते तो फिर नैरेटिव में उसकी वापसी हो जाएगी और ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बड़ा जरूरी भी है। इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहां बीजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है। चैलेंज यह है कि यहां बीजेपी की सरकार होते हुए भी महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन का प्रदर्शन फीका था लोकसभा चुनाव में और इंडी गठबंधन 48 में से 30 सीटें जीत गया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, यहां भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 10 से घटकर 5 हो गई। यहां बीजेपी के सामने चैलेंज है कि वो कैसे फिर से हरियाणा में अपनी सरकार बनाए। झारखंड में भी इसी साल विधानसभा चुनाव है, यहां इंडी गठबंधन की सरकार है। झारखंड के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को झटका लगा था। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें, यहां इंडी गठबंधन को 5 सीट पर ही जीत मिली, जबकि एनडीए के खाते में 9 आई। हालांकि झारखंड में जमीन घोटाले के आरोप में फंसे हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं और वो चुनाव में सिंपैथी कार्ड खेल सकते हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर सब अपना अपना गुणागणित लगा रहे हैं। अभी से हरियाणा चुनाव के लिए गेम भी सेट होने लगे। जैसे आज बीएसपी और आईएनएलडी ने हरियाणा में मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आईएनएलडी के साथ बीएसपी पहले भी गठबंधन कर चुकी है, लेकिन 2019 में गठबंधन तोड़ दिया था। अब फिर विधानसभा चुनाव के लिए आईएनएलडी और बीएसपी एक साथ आ गए। गठबंधन के तहत हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में बीएसपी 37 पे लड़ेगी। इस गठबंधन ने कहा है कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं, जिसने 10 साल पहले हरियाणा को लूटा था। जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनमें हरियाणा और महाराष्ट्र में किसानों का मुद्दा भी प्रभावी मुद्दा है। खास तौर पर हरियाणा के चुनाव को किसानों का मुद्दा बड़ा प्रभावित करेगा। और आप देखिए कि पंजाब, हरियाणा में एक बार फिर से किसान आंदोलन को माचिस मारने की तैयारी चल रही है। आज ही खबर आई है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू करने का नया ऐलान भी कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी की गारंटी, लोन माफी, इंश्योरेंस, किसान पेंशन जैसे मुद्दे पर अपने आंदोलन को रीस्टार्ट करने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के लोग 16 जुलाई से 18 जुलाई के बीच अपनी मांगों से जुड़ा लेटर प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और संसद सदस्यों को देंगे। 9 अगस्त को संयुक्त किसान मोर्चा कॉर्पोरेट्स क्विट इंडिया डे मनाएगा और यह मांग रखेगा कि कृषि उत्पादन और व्यापार में कोई एमएनसी ना हो। यानी किसानों ने अपने प्रदर्शन का पूरा कैलेंडर बना लिया है और ऐसे वक्त में यह प्रदर्शन होने जा रहा है जब हरियाणा में अगले कुछ महीने में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी इन चैलेंजेस को पहले से समझते थे, इसलिए आप देखिए उन्होंने सरकार में आते ही पहला काम जो किया वो काम किसानों के लिए। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल क्लियर की थी। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त में किसानों के खाते में 20,000 करोड़ गए थे। फिर खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला हुआ। नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में एमएसपी पर 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए, जबकि यूपीए के 10 सालों में एमएसपी पर सिर्फ 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अच्छा, नरेंद्र मोदी जब अभी रूस गए हुए थे तो वहां भी किसानों की ही बात कर रहे थे। उन्होंने वहां कहा था कि जब दुनिया में खाने का संकट था, जब फ्यूल की कमी थी, जब खाद की कमी थी,
तो उस वक्त भी उन्होंने भारत के किसानों को कोई समस्या नहीं होने दी। आप सुनिए रूस में नरेंद्र मोदी ने कैसे किसानों की बात की थी, फिर बताऊंगा नरेंद्र मोदी का एक और बड़ा चैलेंज कौन सा है। जब दुनिया फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी, हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया। फर्टिलाइजर की उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने में हम सफल रहे और उसमें हमारी मित्रता का भी बहुत बड़ा रोल है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम कमिटेड हैं। आने वाले भी दिनों में किसानों के हितों के लिए हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारा सहयोग और अधिक बढ़ता रहे। नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा चैलेंज पेपर लीक का भी है। आज नीट पेपर लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। इस सुनवाई के पहले सरकार ने नीट के मामले में हलफनामा दाखिल किया। इस हलफनामे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आईआईटी मद्रास ने नीट यूजी 2024 के नतीजों से जुड़े आंकड़ों का डेटा एनालाइज किया है। इसमें यह पता चला है कि नीट परीक्षा में बड़े लेवल पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। एनालिसिस में पता चला कि 550 से 720 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या हर जगह बढ़ी है। केंद्र सरकार के यह स्टैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई होगी तो वो रीटेस्ट का फैसला दे सकती है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होगी और यह कुल 4 राउंड में होगी। उधर एनटीए ने भी कोर्ट को बताया कि उनसे भी स्टूडेंट्स को दिए गए मार्क्स की जांच राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर की है और जांच से यह पता चला है कि स्टूडेंट्स को दिए गए मार्क्स नॉर्मल हैं और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं दिखी। अब नीट के मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है। उधर छात्रों के भरोसे को बनाए रखने के लिए आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट यूजी के स्टूडेंट्स से भी मिले। सूत्रों के मुताबिक छात्रों ने शिक्षा मंत्री के सामने काउंसलिंग में देरी का मुद्दा उठाया और एग्जाम की अनिश्चितता को लेकर भी सवाल किए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को भरोसा दिया कि उनके साथ किसी भी हालत में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उधर नीट यूजी पेपर लीक को लेकर सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन भी चल रहा है। गुरुवार को सीबीआई ने पेपर लीक के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने रॉकी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रॉकी को भी पेपर लीक का एक और मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। रॉकी बिहार के नालंदा का रहने वाला है और पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का करीबी है। पेपर लीक में सीबीआई 6 एफआईआर दर्ज कर चुकी है और जो जांच का दायरा है वो बिहार, झारखंड से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र तक पहुंचा हुआ है। तो जबरदस्त एक्शन वहां भी हो रहा है और नरेंद्र मोदी के सामने जो चैलेंजेस हैं उनसे वो निपटने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, ये भी दिखता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस केजरीवाल के सामने भी खड़े हैं। पाठशाला में अगली क्लास, ईडी का केजरीवाल पर वो खुलासा जिसे सुनकर कान से धुआं फेंक देगा बॉस। पानी, बिजली, शिक्षा, केजरीवाल एक साथ 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। केजरीवाल की दिल्ली की वो तस्वीर जिसे देखकर रोना आ जाएगा, अब वो चैप्टर। जब से दिल्ली का शराब घोटाला खुला है और जब से केजरीवाल शराब घोटाले के केस में पकड़े गए तब से ऐसे ऐसे खुलासे हो चुके हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। लोग पूछते हैं कि ये तो राजनीति बदलने आए थे बॉस, खुद ही इस तरह से बदल जाएंगे, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन शराब घोटाले में वैसे तो आए दिन नई बातें पता चलती, पर अब केजरीवाल पर ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर कान से धुआं फेंक देगा। केजरीवाल पर ईडी की चार्जशीट में और गंभीर आरोप लग गए हैं। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने शराब व्यापारियों को धमकाया था। आप सोचिए कैसी कैसी बातें सुननी बची हैं, समझ में नहीं आ रहा है। केजरीवाल पर आरोप लगा रही है ईडी कि भाई ये तो धमका रहे थे। शराब कारोबारियों को रिश्वत देने के लिए मजबूर करने का भी आरोप लग गया है। दिल्ली में रिश्वत नहीं देने पर पंजाब में परेशान करने का आरोप लगा है। बाप रे बाप, सोचिए ये वही केजरीवाल हैं जो राजनीति बदलने आए थे और जिन पर अब शराब घोटाले के आरोप में, केस में ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं कि हर कोई सुनकर हैरान है। हमने आपको कल ही बताया था कि ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। ईडी ने तो केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन भी बताया है और इसके अलावा केजरीवाल पर जो सबसे बड़ी बात चार्जशीट में लिखी है उसके मुताबिक ईडी का आरोप है कि केजरीवाल रिश्वत लेने में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे।
आप देखिए कि ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल पर आरोप कैसे कैसे लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब दिल्ली में कुछ होलसेलर्स आम आदमी पार्टी को रिश्वत नहीं दे रहे थे तो पंजाब के अधिकारियों के जरिए पंजाब में उनके बिजनेस को निशाना बनाया गया। दिल्ली के तीसरे सबसे बड़े होलसेलर महादेव लिकर रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था। इस पर विजय नायर ने पंजाब में एक्साइज अधिकारियों से कहकर झूठे बहाने से पंजाब में उनकी शराब फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया, कहा जा रहा है। फिर महादेव शराब का लाइसेंस सरेंडर कराया और उस कारोबार को अपने चुनिंदा होलसेलर्स को आवंटित कर दिया। यह ईडी चार्जशीट में लिख रही है। यानी ईडी के आरोपों के मुताबिक केजरीवाल दिल्ली में शराब कारोबारियों से वसूली करवा रहे थे। बाप रे बाप। और ईडी की चार्जशीट से तो यही आरोप लग रहा है कि अगर यहां रिश्वत नहीं दोगे तो वहां तुमको हम परेशान कर देंगे पंजाब में। बीजेपी भी कह रही है कि केजरीवाल जेल से सरकार नहीं गैंग चला रहे हैं और अगर नैतिकता है तो इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को, फिर बताऊंगा केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल की सच्चाई भी आज सामने आ गई है। मैं पहले भी कहा था जेल से गैंग चल सकते हैं, सरकार नहीं, लेकिन उनको गैंग चलाना है। अब क्या है कि गैंगस्टर के सारे मनी ट्रेल पकड़ लिए गए। पहली बार आदमी तो अरविंद केजरीवाल तो आरोपी बने ही, अभी तक जो शराब घोटाले का जांच हो ही रहा था, लेकिन पहली बार राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी देश के इतिहास में पहली बार वो खुद आरोपी हो गई है। हम तो नैतिकता वाली जो अरविंद केजरीवाल की वाणी है उसको याद दिला रहा हूं कि आरोप उठेगा तभी हम इस्तीफा दे देंगे। अभी तो आरोप चार्जशीट में आ गया, अब तो दे दो, चिट्ठी लिखो, इस्तीफा दो। ईडी की चार्जशीट में हुए इस खुलासे से केजरीवाल की परेशानी तो बढ़ेगी, साथ ही पूरी आम आदमी पार्टी पर संकट भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो मुश्किलें अरविंद केजरीवाल को ऑक्टोपस की तरह जकड़ती जा रही। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल के आसपास जो मुश्किलें हैं उसकी 8 टांगें हैं और केजरीवाल को एकदम पकड़ लिया है मुसीबतों ने। देखिए केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सतिंदर जैन जेल में बंद हैं और तीनों ही नेताओं को जमानत नहीं मिल पा रही। शराब घोटाले के आरोपों के मामले में आम आदमी पार्टी भी आरोपी बन गई। पार्टी दफ्तर और पार्टी फंड सीज होने का खतरा है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मुश्किल में पड़ गई हैं। सुनीता केजरीवाल पर कोर्ट की सुनवाई का वीडियो वायरल करने का आरोप लगा है। उधर स्वाति मालीवाल वाले मामले से पार्टी को डेंट लगा है। आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायक भी पार्टी छोड़ रहे हैं। मतलब ऑक्टोपस की तरह केजरीवाल फंस गए हैं, बहुत जकड़ लिया है समस्याओं ने ऑक्टोपस की तरह केजरीवाल को। वैसे तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम दिल्ली को लेकर बड़े बड़े दावे करते थे। भाई ये सब तो चल ही रहा है। जो दावे करते थे, जो पिक्चर बताते थे कि अरे दिल्ली में ये कर दिया, वो सारी पिक्चर, वो फटा पोस्टर और नीचे पीछे निकला जीरो वाला हाल हो रहा है। सबसे बड़ा दावा ये लोग एजुकेशन सेक्टर में बदलाव को लेकर करते हैं। केजरीवाल सरकार दावा करती है कि देश में सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम दिल्ली का है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है। सरकारी स्कूल के बच्चों का पास परसेंटेज यानी पास होने का परसेंट प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा है। ऐसे दावे करके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को दिल्ली में शिक्षा क्रांति का जनक बताते रहे। हाँ, यह अलग बात है कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मामले में फिलहाल जेल में, और जिस शिक्षा मॉडल का ढिंडोरा आम आदमी पार्टी पीटती है उसकी सच्चाई भी आपको बताता हूं। एक आरटीआई के जवाब में दिल्ली के शिक्षा विभाग ने बताया कि 2023-24 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं क्लास के 1,01,331 बच्चे फेल हुए हैं। 1,01,331 बच्चे फेल हुए हैं, पास नहीं। और 2022-23 में 9वीं क्लास के 88,409 बच्चे फेल हुए थे। यानी एक साल में फेल होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई दिल्ली में। क्या शिक्षा मॉडल है बॉस। इसी तरह 2023-24 में 11वीं क्लास के 51,914 बच्चे फेल हुए हैं, जबकि 2022-23 में 11वीं की क्लास में 54,755 बच्चे फेल हुए थे। यह है केजरीवाल का एजुकेशन मॉडल बॉस। लाखों हजारों बच्चे फेल हो जा रहे हैं, पास नहीं हो पा रहे हैं, और फेल होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। पता नहीं वो न्यूयॉर्क टाइम्स क्या देख के छापा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने का भी दावा करती है। दावा करती है कि नए स्कूल बना दिए,
कई स्कूलों में नए क्लासरूम बना दिए। उसकी हकीकत भी देखिए। यह दिल्ली के सरकारी स्कूल की तस्वीर है। यह वीडियो बीजेपी ने शेयर किया है। स्कूल के बाहर पानी ही पानी दिख रहा है, घुटनों तक पानी से होकर छात्र जा रहे हैं। अब कोई कहने को यह भी कह देगा कि भाई अच्छा, बच्चों को स्विमिंग भी तो सीखना चाहिए ना, तो तैरते तैरते ना चले जाएं बच्चे किसी दिन। एक और वीडियो देखिए, इसे भी बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के क्लासरूम में पानी भरा हुआ है। टीचर्स इस पानी में कुर्सी पर बैठे हुए हैं। स्कूल के कंपाउंड में भी पानी भरा हुआ है। यह है दिल्ली। ऐसे वीडियो दिखाकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है कि यह कौन सा सिस्टम सुधारा है बॉस। केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में फ्री बिजली पानी के मुद्दे पर तो आए थे, शिक्षा का हाल तो देख लिया, अब पानी बिजली भी सुनिए। दिल्ली वालों को इसी मुद्दे पर सबसे बड़ा झटका लगा है। पानी की किल्लत तो आपको दिखाई थी दिल्ली में कैसी है। अब दिल्ली में बिजली के दाम भी बढ़ गए हैं। दिल्ली में 2 बिजली कंपनियों ने बिजली की कीमत बढ़ा दी है। BYPL ने बिजली की कीमत 6.15% बढ़ा दी है। इससे पूर्वी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली प्रभावित हो। उधर BRPL ने बिजली की कीमत 8.75% बढ़ा दी है। इससे दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली प्रभावित हो। दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों को लूट रही है और इसके विरोध में बीजेपी कल दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा को सुनिए, फिर बताऊंगा कि बिजली की बड़ी कीमत पर आम आदमी पार्टी पहले क्या कहती थी और अब क्या कह रही है। PPAC के नाम पर 8.75% टैक्स बढ़ाया गया है और उसकी वजह से आपका बिल 1.5 गुना हो गया है। और ये चोरी बिना बताए की गई, कोई अप्रूवल नहीं ली गई, चुपचाप लोगों के बिल बढ़ गए हैं। जिसका बिल अगर 2000 आता है तो अब देखेंगे तो 3000 से ऊपर होगा। बिजली के इन बड़ी दरों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कल शुक्रवार दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन करेगी और इस सरकार का इस्तीफा मांगेगी या ये बड़ी दरें वापस देने के लिए मजबूर करेगी। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने जितने यू टर्न मारे हैं उसमें बिजली का मुद्दा भी शामिल है। दिल्ली में महंगी बिजली को लेकर आम आदमी पार्टी का स्टैंड 2012 से लेकर 2024 तक बहुत बदल गया भाई। 2012 में जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे तब कहा करते थे कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियां मिलकर बिजली के रेट बढ़ाते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। जबकि आज दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी जी कह रही हैं कि बिजली कंपनियों के पास यह प्रावधान है कि वो बिजली के रेट बढ़ा सकती हैं। सुनिए जरा दोनों बयान। इसके ऊपर हमने जांच की तो पता चला कि ये बिजली की कंपनियां ये कह के रेट बढ़वा रही हैं कि उनको घाटा हो रहा है, लेकिन उन्होंने सबने अपने अकाउंट्स में भारी गड़बड़ कर रखी है जानबूझ के। इनको घाटा नहीं हो रहा है, इन सारी कंपनियों को भारी मुनाफा हो रहा है, इन बिजली की कंपनियों को। और इस बात के सबूत हम लोगों के पास आए हैं कि किस तरह से बिजली की कंपनियां सरकार और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC के साथ मिलके, ये तीनों मिलके DRC, दिल्ली सरकार और बिजली की कंपनियां तीनों मिलके भ्रष्टाचार कर रही हैं। डिस्कॉम्स के पास ये प्रावधान होता है कि अगर उन्हें खास करके गर्मियों के मौसम में, क्योंकि बहुत पीक पावर का यूजेज होता है, एक्स्ट्रा पावर खरीदनी पड़े तो वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे अप टू 75.5% PPAC बढ़ा सकते हैं उस दौरान में जब उन्होंने महंगी बिजली खरीदी है। ये प्रावधान कोई नया नहीं है। ये प्रावधान पिछले 10 साल से ज़्यादा से ऑलरेडी DERC द्वारा दिया गया है। ये कहीं पर भी दिल्ली सरकार द्वारा, DERC द्वारा बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। देखिए, आपको करंट वो बिजली के दाम बढ़ने से लग रहा है या केजरीवाल जी के बयानों को सुन के लग रहा है, उनकी पार्टी के बयानों को सुन के लग रहा है, ये तो आप ही तय कीजिए। आज बिजली कंपनियों ने जो दाम बढ़ाए हैं उसे एक तरह से आतिशी जस्टिफाई भी कर रही, जबकि केजरीवाल पहले कहा करते थे कि बिजली कंपनियां सरकार के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करती थी। गजब पलटी मारे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी। केजरीवाल मॉडल में बिजली के साथ साथ पानी भी था, जिसका केजरीवाल बड़े गर्व के साथ प्रचार करते थे। दिल्ली का हाल यह हो गया है कि कभी लोग पानी के लिए तरस जाते हैं, कभी दिल्ली ही पानी में डूब जाती है। अभी 1 महीने पहले तक दिल्ली में भयंकर जल संकट था, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। अब दिल्ली का हाल यह है कि बारिश में दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। रही सही कसर मुनक नहर टूटने से पूरी हो गई। मुनक नहर जिससे दिल्ली को पानी की सप्लाई होती है वो टूट गई। बवाना के पास मुनक नहर का किनारा करीब 20 फुट तक टूट गया है, जिससे बवाना और JJ कॉलोनी में पानी भर गया। बवाना में तो लोगों के घरों में पानी भर गया है।
लोगों के घरों में रात से खाना नहीं बना है, लोग भूखे हैं, बिजली नहीं आ रही और आरोप है कि दिल्ली सरकार की तरफ से भी कोई राहत नहीं मिल रही। बवाना से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात तो बताऊंगा। नॉर्थ दिल्ली के जेजे कॉलोनी के एफ ब्लॉक पर हूं और तस्वीर देखिए क्या हालत हो चुकी है। दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है और ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि इस वक्त जेजे कॉलोनी नॉर्थ दिल्ली या पूरी दिल्ली के आसपास की बात करूं कि क्या हालत है। लाइट नहीं है कॉलोनी में, सब कुछ परेशान हो रहे हैं, घर से बाहर बैठे हम। पानी पानी हो रखा है पूरी कॉलोनी में, पानी नहर टूटी हुई है, कम से कम 25 फुट पूरी नहर टूटी हुई है। 25 फुट हम देख के आए, नहर टूटी है, पूरी नहर का पानी कॉलोनी में आ रहा है। मुझे सुबह से बुके हैं, रात से बुके हैं, फैमिली में घर में खाना नहीं बना हुआ। उनसे बोला गया, कह रहे आप लोग अपना देख लो, उसके बाद हम लोग अपना देखेंगे। तो ये प्रशासन का जवाब। जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं और मजबूर हैं, वो ना घर से बाहर निकल पा रहे हैं, ना घर के अंदर जा पा रहे हैं और इसी वजह से उन्हें काफी तकलीफें हो रही है काम काज को लेकर। बताया जा रहा है यहाँ पर बिजली भी नहीं है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रशासनिक की टीम कोई भी काम नहीं कर रही है। अब इस पे आतिशी जी से कुछ पूछिएगा तो वो एक एक्सप्लेनेशन दे देंगी। एक्सप्लेन बहुत अच्छा करती हैं कि भाई कह देंगे पहले भी ऐसा होता था, ये होता था, वो होता था, कहने में क्या जाता है। मुनक नहर टूटने से लोग परेशान हो रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी भी दिल्ली सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि जब किसी चीज की मरम्मत नहीं होगी, केयर नहीं कीजिएगा तो यही ना होगा। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में या तो पानी नहीं आता है या फिर पानी भर जाता है। सुनिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मुनेक नहर आती है जिससे पानी दिया जाता है, उसकी ये घटना अभी हमारे पास थोड़ी देर पहले में पीसी में आने से पहले पता चला है। तो देखिए, जब किसी भी चीज की मरम्मत नहीं होगी, जब किसी चीज का केयर नहीं होगा, तो इसी तरह का समाचार हमको मिलता है। बहरहाल अभी हम लोग अपने स्तर से इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि लोग भी बहुत परेशान हैं। या तो पानी खत्म हो जाता है या तो पानी भर जाता है, गाड़ी डूब जाती है। पानी खत्म हो जाता है तो किसी और की वजह से हुआ है, पानी भर गया तो किसी और की वजह से हुआ होगा। लेकिन जो कुछ भी अच्छा काम हुआ वो केजरीवाल जी ने कराया, बाकी जो खराब होता है वो कोई और करता है। ये सिंपल हिसाब रहा है, यही चलेगा। आपके पूछने से क्या होगा, मेरे पूछने से क्या होगा। लेकिन केजरीवाल जी शिक्षा, पानी, बिजली तीनों सब्जेक्ट में आज फेल दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में इन दिनों एक आईएएस अधिकारी की खूब चर्चा हो रही है और इनका नाम है पूजा खेडकर, जो कि पुणे में ट्रेनी आईएएस थी। पूजा खेडकर का नाम तब चर्चा में आया था जब उनकी तरह तरह की वीआईपी डिमांड से उनके अधिकारी परेशान हो गए। पुणे में प्रोबेशन के दौरान पूजा खेडकर ने इतने नखरे दिखाए, आरोप लग रहा है कि जो सीनियर आईएएस अधिकारी भी नहीं दिखाते। इसी के बाद पुणे के कलेक्टर ने उनके ट्रांसफर के लिए लेटर तक लिख दिया। लेकिन अब ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर नई मुसीबत में फंसती दिख रही। उनके ऊपर फर्जी तरीके से आईएएस बनने का आरोप लगा है, जिसकी रिपोर्ट दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मांग ली। पूजा खेडकर पर क्या गंभीर आरोप लग रहे हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि पूजा खेडकर का नाम मुंबई से लेकर दिल्ली तक क्यों चर्चा में आया। असल में आईएएस बनने के बाद पूजा खेडकर को पुणे में सहायक कलेक्टर के तौर पर तैनात किया गया, लेकिन आरोप है कि ट्रेनी आईएएस होने के बावजूद उन्होंने तरह तरह की डिमांड शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि सबसे पहले पूजा खेडकर ने ऑडी कार के लिए वीआईपी नंबर की डिमांड कर दी। यह ऑडी कार उन्हें एक ठेकेदार ने दी थी कहा जा रहा है, और नियमों के मुताबिक किसी अधिकारी को ठेकेदार की गाड़ी इस्तेमाल करने की अनुमति ही नहीं है। लेकिन पूजा खेडकर ने नियमों को ताक पर रख दिया। उन्होंने न सिर्फ कार पर वीआईपी नंबर प्लेट लगवाई, बल्कि कार पर महाराष्ट्र सरकार भी लिखवाया और लाल बत्ती भी लगाई। ये दोनों काम कोई भी अधिकारी अपनी निजी गाड़ी में नहीं कर सकता। पूजा खेडकर ने कलेक्टर ऑफिस में खुद के लिए अलग कैबिन की भी मांग कर दी। इसके अलावा पर्सनल स्टाफ और सरकारी गाड़ी की भी डिमांड हुई। नियमों के मुताबिक ट्रेनी आईएएस को कैबिन, अलग स्टाफ और सरकारी गाड़ी नहीं मिलते हैं। वहीं पूजा खेडकर की पहली पोस्टिंग भी पुणे की गई, जो कि उनका गृहनगर है, जबकि नियमों के मुताबिक किसी भी आईएएस की पहली पोस्टिंग उसके गृहनगर में नहीं की जा सकती। पूजा खेडकर की इस तरह की डिमांड से पुणे के कलेक्टर इतना तंग आ गए कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख दिया, जिसके बाद पूजा खेडकर का ट्रांसफर पुणे से वाशिम में कर दिया। लेकिन ट्रांसफर हो जाने के बाद भी पूजा खेडकर के तेवर नहीं बदले। पूजा खेडकर ने क्या कहा वो सुनिए, उसके बाद बताऊंगा कि नखरे दिखाने वाली आईएएस अब कौन सी नई मुसीबत में फंस गई।
not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. मैम आज अपन ज्वाइन करना है? Oh, I'm very happy to join in Washim district, and I'm looking forward to working in it. पूजा खेड़कर को यह पता है कि वो बोल नहीं सकती इस दौरान, लेकिन और क्या क्या नहीं कर सकती है नहीं पता था शायद, और किए जा रही थी। पूजा खेड़कर जिस ऑडी कार का इस्तेमाल कर रही थी उसकी तस्वीर भी सामने आई है। इस ऑडी कार पर वीआईपी नंबर प्लेट लगी हुई दिख रही है, बड़ा बड़ा महाराष्ट्र सरकार लिखा हुआ है और कार पर लाल बत्ती भी लगी है। जबकि नियम के मुताबिक निजी गाड़ी पर कोई भी अधिकारी इस तरह से ना तो महाराष्ट्र सरकार लिखवा सकता है और ना ही लाल बत्ती लगा सकता है। पूजा खेड़कर की शिकायत के बाद उनका सिर्फ ट्रांसफर ही नहीं हुआ, बल्कि उनके खिलाफ जांच भी शुरू हो गई। पुणे पुलिस पूजा खेड़कर के घर पहुंची, जहां ऑडी कार की जांच की गई। एक तरफ आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ एक्शन हो रहा है और अब कई खुलासे भी हो रहे हैं। अब तो पूजा खेड़कर के आईएएस में सिलेक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूजा खेड़कर ने 2022 में यूपीएससी का एग्जाम पास किया था, तब उनकी रैंक 821 आई थी और ओबीसी कोटे की वजह से पूजा खेड़कर को आईएएस का रैंक मिल गया। लेकिन अब जो जांच हो रही है उसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि पूजा ने सिविल सेवा एग्जाम के लिए खुद को नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था, लेकिन जांच में पता चला है कि उनके परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति है। पूजा खेड़कर के पिता और दादा भी प्रशासनिक अधिकारी थे। उनके पिता ने इसी साल लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। चुनावी हलफनामे में पूजा खेड़कर के पिता ने 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बताई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद पूजा खेड़कर के पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ऐसे में वो और उनका परिवार कैसे ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर में आ सकता है भाई? क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र उन लोगों को ही मिलता है जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए से भी कम होती है। यानी साफ है कि पूजा खेड़कर के ओबीसी सर्टिफिकेट में कुछ तो खेल है। कुछ इसी तरह का घालमेल उनके मेडिकल सर्टिफिकेट पर भी आरोप लगने की हुआ है। आरोप के मुताबिक पूजा खेड़कर ने यूपीएससी को सौंपे हलफनामे में खुद के दृष्टि बाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया था। अब पूजा खेड़कर पर दिव्यांग सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके विशेष रियायत हासिल करने का आरोप भी लगा। इसी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर पूजा खेड़कर को 821 रैंक आने के बाद भी आईएएस बना दिया। दरअसल सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए पूजा खेड़कर को एम्स में 6 बार बुलाया गया, लेकिन वो आई ही नहीं। पूजा खेड़कर ने कभी कोरोना का हवाला दिया, कभी प्राइवेट लैब की टेस्ट रिपोर्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भेज दी। अब यूपीएससी ने पूजा की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में उनके सर्टिफिकेट को चुनौती भी दी है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पूजा खेड़कर एक तरफ खुद को सर्जन बताती हैं, और अगर उनकी आंखों में परेशानी है, उन्हें देखने में इतनी ही परेशानी है, तो वो सर्जन कैसे बन गई? किसी का ऑपरेशन कैसे कर पा रही थी? यानी पूजा खेड़कर के मामले की अब जांच तेजी से हो रही है। केंद्र ने इस मामले में बाकायदा एक कमेटी बना दी है जो 2 हफ्तों में रिपोर्ट देगी। यह जांच जरूरी भी थी क्योंकि यह अपने आप में ही गजब मामला है कि कम नंबर होने के बावजूद पूजा को आईएएस कैडर मिल गया। कैसे करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद ओबीसी सर्टिफिकेट लगाकर फायदा लिया गया? कैसे दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर फायदा लिया गया, लेकिन मेडिकल जांच को बार बार टाला गया? और इस तरह से आईएएस बनकर एक रसूखदार और अमीर परिवार की पूजा खेड़कर ने आईएएस बनते ही वीआईपी डिमांड भी करनी शुरू कर दी, जिसमें निजी ऑडी कार में लाल बत्ती लगवाने से लेकर दूसरे अधिकारी के चैम्बर पर कब्जा कर लेना और अपनी नेम प्लेट लगा देने जैसी हरकतें शामिल हैं, जिसकी वजह से पूजा खेड़कर का यह पूरा मामला सामने आया। यानी जब कोई व्यक्ति आईएएस बनता है तो उस पर ऐसी जिम्मेदारियां आती हैं जो समाज के लिए एक नजीर बन सके कि भाई देखो किस तरह से आईएएस अधिकारी काम कर रहा है। लोग आईएएस अधिकारी को बड़े रिस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन पूजा खेड़कर का मामला जब से सामने आया है, देश भर में उनकी चर्चा तारीफ के तौर पे नहीं हो रही, सवाल ही सवाल खड़े हो रहे हैं।